नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे, ऊर्जा प्रबंधन और संरक्षण। जी। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं जो इस विषय के अलग-अलग पहलुओं को देखते हैं। देखिए, ऊर्जा मतलब काम करने की जो क्षमता होती है, ये तो हम सबके जीवन और दुनिया के लिए बुनियाद है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इन स्रोतों को देखें तो एक गंभीर तस्वीर भी सामने आती है। ऊर्जा का उत्पादन और खासकर उसका इस्तेमाल पर्यावरण पर बहुत गहरा असर डालता है। अच्छा, किस तरह का असर? देखिए, प्रदूषण तो है ही, फिर ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत को नुकसान, जिसके लिए वो CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको जिम्मेदार माना जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग भी, जिसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ये सब मतलब ऊर्जा खपत से जुड़ी हुई गंभीर समस्याएं हैं। तो मतलब साफ है, ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना, जिसे हम ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं, वो सिर्फ नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं, जैसे कोयला, तेल, जिन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, उन्हें भविष्य के लिए बचाना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। इन स्रोतों में भारत के ऊर्जा सीन पर क्या खास बातें हैं? कुछ आंकड़े हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पर एक दिलचस्प बात यह है कि हम दुनिया की कुल खपत का सिर्फ 5.23% ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिर्फ 5.23%? फिर भी चौथे नंबर पर? जी, और हमारे पास दुनिया का करीब 10% कोयला भंडार है, जो मौजूदा इस्तेमाल के हिसाब से शायद 111 साल और चल सकता है। हम दूसरे सबसे बड़े कोयला उत्पादक भी हैं। और तेल गैस? प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार भी हैं, लेकिन अपनी जरूरत का लगभग 75% कच्चा तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। 75% आयात, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, और राज्यों की बात करें तो, जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र था। हाँ, यूपी जैसे राज्यों में स्रोत बताते हैं कि पहले बिजली की मांग और आपूर्ति में काफी बड़ा अंतर रहा है। कभी-कभी तो ये गैप 43% तक पहुंच गया था। बाप रे, 43%। लेकिन अब वहां भविष्य में सौर ऊर्जा पर काफी जोर है, ऐसा सुना है? हाँ, बिल्कुल। आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि 2029-30 तक यूपी की जो नई बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ेंगी, उसका करीब 88% सौर ऊर्जा से आने का अनुमान है। 88%? ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। जी, शायद ये बढ़ती मांग और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बिजली हमारे घरों तक आती कैसे है असल में? सप्लाई सिस्टम के बारे में क्या बताते हैं स्रोत? स्रोतों में AC और DC का जिक्र है। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आता है, और DC यानी डायरेक्ट करंट, वो बैटरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाँ, ठीक है। और बिजली या तो ऊपर से तारों के जरिए आती है, जिन्हें ओवरहेड लाइंस कहते हैं, या फिर जमीन के नीचे केबल से। हमारा जो बिल आता है, हाँ, बिल, वो किलोवाट घंटे यानी kWh में आता है। एक और चीज है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये क्या है? ये असल में बताता है कि कितनी बिजली वाकई काम में आ रही है। मतलब ये वास्तविक शक्ति किलोवाट और कुल शक्ति kVA का अनुपात है। सिस्टम की एफिशिएंसी का एक पैमाना है ये। अच्छा, एफिशिएंसी का पैमाना, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर और मोटर, इनका क्या रोल है सब में? ट्रांसफार्मर्स, हाँ, वो AC वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करते हैं। ध्यान रहे, ये DC पर काम नहीं करते। ओके, सिर्फ AC। हाँ, और इलेक्ट्रिक मोटर वो बिजली की ऊर्जा को घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे DC मोटर आपको लिफ्ट या खिलौनों में मिलेंगे, और AC मोटर, खासकर वो इंडक्शन मोटर, वो इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं। पंप भी बहुत जरूरी हैं। पंप? पानी वाले? हाँ, पानी या कोई भी तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, सिंचाई में, पानी सप्लाई में, सब जगह। तो जाहिर है इन सब उपकरणों में ऊर्जा बचाने के तरीके भी होंगे। सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई सुझाव हैं। जैसे पंप और कंप्रेसर लें तो उनका सही साइज चुनना बहुत जरूरी है। VSDs का इस्तेमाल करना। VSDs? वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। ये मोटर की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करते हैं, जिससे काफी ऊर्जा बचती है। और नियमित रखरखाव, कंप्रेसर का प्रेशर सही सेट करना, ये सब। और लाइटिंग के बारे में? बल्ब, ट्यूबलाइट्स? लाइटिंग के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE की स्टार रेटिंग वाले उपकरण लेने की सलाह दी जाती है। 5 स्टार मतलब सबसे ज्यादा कुशल। हाँ, वो स्टार रेटिंग तो देखी है। और जहां तक हो सके दिन की रोशनी, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल।
और एसी और फ्रिज, ये तो आजकल हर घर हर ऑफिस में है, इनमें कैसे बचत हो? हाँ, HVAC सिस्टम्स मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इनके लिए स्रोत कहते हैं कि एसी का तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस पर रखना अच्छा रहता है। 24-25? कई लोग तो 18 पे चलाते हैं। हाँ, लेकिन 24-25 ज्यादा एफिशिएंट है। फ्रिज का तापमान 4-5 डिग्री और फ्रीजर का -18 डिग्री सेल्सियस रखना सही माना जाता है। और दरवाजे बार बार न खोलें। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं। और बॉयलर्स या भट्टियां इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए भी नियमित रख रखाव, सही इंसुलेशन बहुत जरूरी है। और इकोनोमाइजर का उपयोग करने से फायदा होता है। इकोनोमाइजर, ये क्या चीज है? इकोनोमाइजर वो निकलने वाली गर्म गैसों से गर्मी को वापस निकालकर बॉयलर के पानी को पहले से थोड़ा गर्म करने में मदद करता है। इससे ईंधन कम लगता है। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट है। क्या भारत में इन सब चीजों के लिए कोई नियम कानून भी है, कोई स्टैंडर्ड? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है और एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी ECBC भी है। ECBC? हाँ, ये 100 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले जो नए कमर्शियल भवन बनते हैं उनके लिए न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मानक तय करती है। ओके। और एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ऊर्जा ऑडिट। एनर्जी ऑडिट? मतलब जांच? हाँ, एक तरह से ये एक व्यवस्थित जांच है जिससे पता चलता है कि किसी बिल्डिंग या फैक्ट्री में ऊर्जा कहाँ बर्बाद हो रही है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए कई उपकरण इस्तेमाल होते हैं जैसे टैकोमीटर, पावर फैक्टर मीटर, मल्टीमीटर वगैरह। अच्छा, एक और शब्द सुनने में आया था, कोजेनरेशन। ये क्या है? कोजेनरेशन, हाँ, इसे सह उत्पादन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही कुशल तरीका है। इसमें एक ही ईंधन स्रोत से बिजली और उपयोगी गर्मी जैसे स्टीम या गर्म पानी दोनों एक साथ पैदा किए जाते हैं। एक ही साथ? जी। बिजली और गर्मी? जी। स्रोत बताते हैं कि इससे कुल मिलाकर 90% तक ऊर्जा दक्षता हासिल हो सकती है, जबकि जो पारंपरिक बिजली घर होते हैं हाँ, उनमें ये अक्सर सिर्फ 35% के आसपास ही होती है। बाकी गर्मी बेकार चली जाती है। अरे वाह, 35% से 90%, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के भविष्य के लिए भी बेहद बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से। और ये भी दिखता है कि छोटे छोटे बदलाव और सही तकनीक का इस्तेमाल वाकई में बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री या सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है। जो सुझाव हमने देखे, उपकरणों का सही इस्तेमाल, उनका रख रखाव, सही तापमान सेट करना, ये सब दिखाते हैं कि हम सब अपने अपने लेवल पर भी काफी कुछ कर सकते हैं। सही बात है। चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जब हम इन स्रोतों से ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भविष्य में सौर ऊर्जा पर इतनी बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, तो हम और आप अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर इस बदलाव को और तेज करने और इसे ज्यादा असरदार बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।